नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त दीप्ति और आप देख रहे हैं हमारे चैनल इग्नाइट। दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के Su-27 को मार के गिरा दिया है। ठीक उसी तरह यूक्रेन के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ने रशिया के कई सारे एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार के गिरा दिया है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, यूक्रेन और रशिया के बीच जो वार चल रहा है वो अपने चरम सीमा पे पहुंच गया है। मतलब रशिया कभी भी यूक्रेन के कैपिटल काइव को कब्जा करते हुए पूरा यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर सकता है। उधर यूएस समेत सारे नाटो देश रशिया और यूक्रेन के बीच आग लगाने के बाद दूर बैठ कर तमाशा देख रहे हैं। मतलब जब यूक्रेन को मिलिट्री एड की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन रशिया के ऊपर सिर्फ सैंक्शन लगा रहे हैं। कल रात यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के एक इमरजेंसी मीटिंग में रशिया के अगेंस्ट में यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए और निंदा प्रस्ताव लाया गया था। यूक्रेन में रशियन फोर्सेस को इमीडिएटली विड्रॉ करने के लिए रशिया को इस रेजोल्यूशन में कहा गया था। रशिया के फेवर में वोट करने के लिए रशियन डिप्लोमेट्स ने अपने इंडियन काउंटरपार्ट्स को बहुत रिक्वेस्ट किया था। उधर यूएस समेत सारे वेस्टर्न पावर ने इंडिया को रशिया के अगेंस्ट में वोट करने के लिए बहुत किया था, मगर इंडिया इस वोटिंग प्रोसेस में खुद को अब्सटेन कर लिया। यानी इंडिया ना किसी के फेवर में वोट दिया, ना किसी के अगेंस्ट में। इंडिया के साथ साथ यूएई और चाइना ने भी खुद को अब्सटेन कर लिया था। अमेरिका की कोशिश ये था कि रशिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आइसोलेट किया जाए। इस वोटिंग प्रोसेस में रशिया ने अपने वीटो पावर को इस्तेमाल करते हुए ये रिजोल्यूशन को खारिज कर दिया था। यूएस को पहले से ही पता था कि रशिया के पास वीटो पावर है और ये अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, मगर फिर भी यूएस ने ये इमरजेंसी मीटिंग इसीलिए बुलाया था कि कम से कम ये पता चल सके कि कौन सा देश रशिया के फेवर में है और कौन सा देश यूएस के फेवर में है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कल रशिया ने फिनलैंड और स्वीडन को ये धमकी दिया है कि अगर वो नाटो को ज्वाइन करते हैं तो उनका हालत भी यूक्रेन जैसा हो जाएगा। तो इसके जवाब में फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो ना ज्वाइन करने की डिसीजन लिया है। दोस्तों, रशिया ने कई बार यूक्रेन को नाटो ना ज्वाइन करने के लिए वार्निंग दिया था, मगर यूक्रेन ने रशिया की ये वार्निंग को इग्नोर करते हुए नाटो ज्वाइन करने के लिए जिद पकड़ के बैठा था। इसलिए नाटो ज्वाइन करने से ठीक पहले ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर मिलिट्री एक्शन ले लिया है। अब नाटो कंट्रीज ये कह रहे हैं कि जबकि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है तो वो यूक्रेन की हेल्प नहीं कर सकते हैं। ये है नाटो की क्रेडिबिलिटी। रशिया यूक्रेन के ऊपर मिलिट्री एक्शन अभी इसलिए ले पा रहा है क्योंकि रशिया को ये अच्छी तरह पता है कि जो अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो अमेरिका का हिस्ट्री में आज तक का सबसे वीकेस्ट प्रेसिडेंट है। दोस्तों, आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि यूक्रेन वो देश है जो हमेशा बिना मतलब के इंडिया के अगेंस्ट में काम किया है। मतलब इंडिया के दुश्मन देश पाकिस्तान को हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में सपोर्ट किया है। 1998 में जब हम पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तब सबसे पहले यूक्रेन ने हमको क्रिटिसाइज किया था। ठीक उसी तरह साल 2013 में जब इंडियन T-72 टैंक को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को उससे बेहतर टैंक की जरूरत था, तब यूक्रेन ने 320 T-80D टैंक पाकिस्तान को सप्लाई किया था। T-80D टैंक मिलिटरीली इंडिया के T-72 टैंक से बेहतर था। यूक्रेन हमेशा पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में कश्मीर इशू में सपोर्ट किया है। दोस्तों, एक तरफ है रशिया जो इंडिया के फेवर में हमेशा खड़ा रहा है, चाहे यूनाइटेड नेशन में वोटिंग प्रोसेस हो या फिर 1971 वार। 1971 वार में जब यूएस और यूके पाकिस्तान के फेवर में इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, ठीक उसी वक्त रशिया ने इंडिया को मदद करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट और सबमरीन को भेज दिए थे। एक तरफ है रशिया जो हमेशा हमारे सपोर्ट में खड़ा है और दूसरी तरफ है वेस्टर्न पावर जो कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमें वेस्टर्न पावर की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वेस्टर्न पावर के इन्वेस्टर्स अभी इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। दोस्तों, एक अच्छी साइन ये है कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन डिप्लोमेटिक बात करने के लिए राजी हो गए हैं, मगर यूएस ने रशिया की ये प्रपोजल को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि अब हम मॉस्को को बंदूक के बारे में डिप्लोमेसी के सुझाव देते हुए देख रहे हैं। ये रियल डिप्लोमेसी नहीं है। मतलब रशिया को सबसे पहले यूक्रेन से अपने फोर्सेस को विड्रॉ करना पड़ेगा। मेरी ओपिनियन में यूएस की ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रशिया को सबसे पहले अपने फोर्सेस को यूक्रेन से विड्रॉ करना चाहिए, उसके बाद डिप्लोमेसी की बात करनी चाहिए। एट लास्ट मैं मेरा कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूँ कि यूएस की कमजोर लीडरशिप को देखते हुए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूएसएसआर को रीबिल्ड करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मगर ये इतना आसान भी नहीं है।
उधर चाइना यूएस वर्सेस वेस्टर्न पावर की ये लड़ाई को क्लोज मॉनिटर कर रहा है ताकि सही वक्त पर वो ताइना के ऊपर कब्जा कर सके। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।